नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें ये हमारा तीसरा सेट है और हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम जीएस वाला पोर्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक। अब कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका तीसरा गलत है। पैराफिन मोम जो है इसको हम चिकित्सा में यूज करते हैं, जो मरहम वगैरह होती है, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा गलत है, बाद बाकी सब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। करो या मरो नारा किसके साथ जुड़ा है? देखो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पीईटी पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। ठीक है, एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल हैं जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। देखो, डी तो बिल्कुल सही है संश्लेषित रेशे के संदर्भ में, लेकिन ये गलत है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। ठीक है, सी गलत हो गया। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ये भी सही बात है। पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। ठीक है, ये भी गलत है। सुपरिचित प्रकार का नायलॉन नहीं, बहुत रेयर नायलॉन है। तो इसमें आपके बी और डी सही हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, केवल बी और डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, पॉपुलर क्वेश्चन, कौन सी होती है? फीमर होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? आपने न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना होगा, जब वो जो है भूकंप वगैरह आते हैं कि इसका एपी सेंटर दिल्ली में रहा। ठीक है, अफगानिस्तान में था। तो एपिसेंटर का मतलब क्या होता है? जहाँ से वो भूकंप जो है उद्गम हुआ उसका। ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं जहाँ से वो पैदा हुआ। तो ये भूकंप से जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम, सरदार पटेल? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति किस में है? अब देखो, कन्याकुमारी की स्थिति हमें ये बताना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से जाती है। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के ऊपर है भारत। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है कर्क रेखा बीच से जाती है और भूमध्य रेखा से ऊपर है। तो जो कन्याकुमारी कहाँ पर होगा? कर्क रेखा के उत्तर में नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं हो सकता। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में तो पूरा ही भारत है, तो दक्षिण में कैसे हो जाएगा? मकर रेखा के दक्षिण में नहीं हो सकता, क्योंकि भूमध्य रेखा के ही उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में पूरा ही भारत है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है।
44 है, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा। देखो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आपका ब्लैक कलर होता है इससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो काला रंग है वो एक अच्छा अवशोषक होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, फोर्थ ऑप्शन सही है। पटना का हरमंदिर साहब, जो पटना का हरमंदिर साहब ये किसका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह, महावीर, गुरु नानक या गौतम बुद्ध का। तो ये है गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, सही है गलत है कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा से जो है बड़ी बड़ी बैटरियां भी चार्ज होती हैं ना, तो उसके लिए बड़े सोलर प्लांट लगते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, छोटी भी चार्ज होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 60, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है वो कौन सी इनमें से है। तो धान है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। धान पान केला ये पानी के चेला, मतलब इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या मतलब ऐसा क्यों होता है, इसको सुरक्षित तरह से निपटाया जाए। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है, इसमें पारा वाष्प होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CFL होती है इसमें पारा की वाष्प भरी होती है, जो कि बहुत विषाक्त होती है, यानी कि अगर वो किसी के जो है कोई उसको चाट ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको सुरक्षित जगह यानी कि उसका दाह संस्कार आप समझ लीजिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। 62 है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए जब आप जो है बढ़ने की उम्र में होते हैं तो बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। अब देखो सबका अलग अलग काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का अलग, वसा का अलग, विटामिन का अलग। कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ही ऊर्जा देते हैं, इसके अलावा जो वसा हैं वो लंबे समय में ऊर्जा देते हैं, विटामिन जो है रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटीन जो है शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, सभी को पता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, किससे प्राप्त कर सकते हैं, आयोडाइज्ड नमक से, दूध से, चीनी से या दाल से। तो आयोडाइज्ड नमक से हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। पक्षी अंडे देते हैं, सही बात है। पक्षियों की चोंच होती है, सही है। पक्षियों के पंख होते हैं, सही है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, गलत है। ठीक है, यही फिर सही हो जाएगा। जो पक्षी तैरते हैं ना उनके पैरों में वो एक जो है एक जालीनुमा संरचना होती है, उसी से वे तैरते हैं, पंखों से नहीं तैरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल, जलमंडल या जयमंडल या इनमें से कोई नहीं, तो वायुमंडल कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन जो है सबसे आवश्यक है, जरूरी क्या आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकती, और बुझाने के लिए सिंपली CO2 का उपयोग किया जाता है। धुआं ऊपर उठता है क्यों, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, गलत है। ठीक है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा विरल होती है, सघन नहीं, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, बिल्कुल ये तो सही है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तीसरा और चौथा भी पढ़ देते हैं, गर्म वायु का घनत्व ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है, गलत, घनत्व अधिक नहीं होता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है, भी गलत है, जब हल्की है तो भारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए धुआं ऊपर उठता है, जो लौ होती है वो भी ऊपर उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में
धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बिक या रांची? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये धमेक स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सी बात पता होना चाहिए, 5 जून को हम मनाते हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? हवा, दबाव, आर्द्रता या सूर्य? मौसम में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण जो है सिंपली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखो, प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, यानी कि स्वतः ही होती हैं, अपने आप होती हैं, इनमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे कि बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, दावानल, दावानल का मतलब है जंगलों में लगने वाली आग। लेकिन जो सड़क दुर्घटना है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो ये करते हैं लाल किला पर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनमें किस तरह की ऊर्जा होती है? देखो, अगर उड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी। अब वो एक ऊंचाई पर हैं, तो ऊंचाई पर हैं तो इसकी वजह से उनमें स्थितिज ऊर्जा भी आ जाती है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या केवल दबाव ऊर्जा? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऊष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऊष्मा की खोज जेम्स प्रकाश जूल द्वारा की गई थी, इसीलिए ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होगा, यानी कि बॉन्ड सबसे कमजोर होगा? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, दूसरा है नियान, तीसरा है KCI, ये टाइपिंग मिस्टेक है, KCl होगा इसमें, ठीक है, और चौथा है पानी, बर्फ, KCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो, बॉन्ड हम किस तरह से निकालते हैं? सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आयनिक यौगिकों का होता है। आयनिक यौगिक यानी कि जिनको हम तोड़ें तो वो प्लस और माइनस में तोड़ें, ठीक है। तो कैल्शियम, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, ये आयनिक है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है सबसे कमज़ोर। हीरा में सहसंयोजक बंध होता है, दूसरे नंबर पर आता है। नियोन में आपका जो है वंडरवाल्स फोर्स होता है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है। इसके अलावा जो पानी बर्फ़ में होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये ऑर्डर में तीसरे नंबर पर आता है। तो सबसे कमज़ोर आपका नियान वाला हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक बहुलक, कौन सा एक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो मोनोमर होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुलक नहीं होता है, ठीक है, एक लक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित हैं। EVS का क्वेश्चन है। अब इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देखो, फर्स्ट वाला जो विकल्प दिया गया है, कथन दिया गया है कि पश्मीना ऊन बहुत गर्म होती है, बिल्कुल सही बात है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये गलत हो गया। अब इसमें जरा सी बात है, भेड़ नहीं, जो पश्मीना ऊन होती है वो पश्मीना बकरियों द्वारा बनाई जाती है, भेड़ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये हाथ से बुनी जाती हैं, ये भी सही है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, झड़ते नहीं हैं, काटे जाते हैं, ये भी गलत हो गया। यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, केवल A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें ऑक्सीटोसिन जो है वो जंतु हार्मोन है, बाद बाकी सभी पादप हार्मोन हैं। तो हमसे पूछा गया था पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि ऑक्सीटोसिन। फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। देखो, ये आपके फूल में जो मादा जनन अंग होते हैं ना, वो हैं परागकोश, रेशा, पराग, ये जो है मेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल जननांग होते हैं। इसके बाद जो तीसरा है बीजपत्र, जड़, प्यूमल,
ये जो आपके बीज से संबंधित हैं, लेकिन चौथा विषम हो जाएगा क्योंकि पराग पराग नली तो ये तो पुष्प में आते हैं, लेकिन जो पेरिकल है ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका विषम हो गया। होशियार मैं सुल्तान, अब कौन सा सुल्तान वो होगा कि मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। मतलब इनमें से वो कौन सा सुल्तान था जिसे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद था। ओवरऑल ये हमसे पूछा गया था। ऐसे सुल्तान अब्दुल हसन थे, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिनको गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसने की। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। ईवीएस का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पक्षी है। तो इसमें आपकी जो वीवर बर्ड होता है, दर्जन चिड़िया, यानी कि ये केवल इसमें मेल ही घोंसला बनाता है और जो फीमेल होती है उन घोंसलों में से अच्छा घोंसला चूज करती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। गुजरात, राजस्थान, असम या बिहार। तो ये राजस्थान में स्थित है, सेकेंड ऑप्शन सही है। भारत में उच्चतम साक्षरता कहाँ पर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा केरल में है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म इनमें से सही है। जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में थांगला दर्रा, उत्तराखंड में नाथुला, सिक्किम में सिपकिला दर्रा। कौन सा सही है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में जो है जोजिला दर्रा है। इसके अलावा जो थांगला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये लद्दाख में है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका शायद सिक्किम में पड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 91। पटना हवाई अड्डे का नाम कौन सा नाम सही है। ठीक है, नया नाम कौन सा रखा गया है। तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा रखा गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या हैं। कच्चे माल की कमी, पूंजी, धन की कमी, बिजली की कमी, उपरोक्त सभी। तो सभी एक तरह से पिछड़ेपन के संबंध में पॉजिटिव हैं, यानी कि सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। देखो नीचे वाला जो पोर्शन है आपका राइट हैंड में जो है पूर्वी तट पर पड़ता है और लेफ्ट में पश्चिमी तट। तो जो लेफ्ट की तरफ हो वो हमें चुनने हैं इनमें से। ठीक है, पुरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु, कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई। तो जो लेफ्ट की तरफ होंगे वो गोवा है, एक तो मुंबई है और कालीकट भी है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, सभी को पता है। अब ये किस राज्य की रहने वाली हैं ये हमें बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। गणतंत्र, न्याय, राजशाही, समानता। तो जो राजशाही वर्ड है वो प्रस्तावना में कहीं नहीं आया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 96। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। लोगों द्वारा संघर्ष लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी होता है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत ये भी जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र के प्रसार के लिए लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा ये भी जरूरी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है नहीं, वह वास्तविक रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है नहीं, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिविल सेवक क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, वे मंत्रियों के निर्णय को लागू करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है, वे मंत्रियों के निर्णय को लागू करते हैं। इसके अलावा भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो क्या है, वो वे विवादों को सुलझाते हैं या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, जो 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता? अखबार, रेडियो, खेल का मैदान या शैक्षिक संस्थान? जनमत यानी कि लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कौन चेंज नहीं करता? तो अखबार तो करता है, रेडियो भी करता है, शैक्षिक संस्थान तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, यानी कि खेल का मैदान इसमें नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग होता है? एक तो आपकी कैश में मनी होती है, ठीक है, और दूसरी होती है प्लास्टिक मनी, यानी कि जो आपके एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं, तो वर्तमान में उन्हीं का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। देखो, नीति आयोग ने योजना आयोग की तो जगह ली, लेकिन 2014 में नहीं, 2015 में, क्योंकि स्थापना ही 15 में हुई, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें चूज करना है कौन से सही होंगे, फर्स्ट और सेकेंड केवल, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 103 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है। अब इसका नाम है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है? जिसमें दोनों तरह की मिक्सचर हो, यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 है, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, एक तो आपका जो है सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बाद बाकी जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक का काम क्या नहीं है? ठीक है, जमा को स्वीकार करना है, ऋण प्रदान करना है, लाकर सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी है, लेकिन बैंकर्स बैंक के रूप में ये वाणिज्यिक बैंक काम नहीं करती। फोर्थ ऑप्शन सही है, ये रिजर्व बैंक काम करता है, ठीक है। इसके बाद 105वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब इनमें से सही बताना है, ठीक है। कथन फर्स्ट है, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। देखो, गलत बात है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं, सही बात है, और केरल के तरफ भी लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं, तो रोटी हो गया, इसीलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है कि जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर भी ज़्यादा खाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, तो ऐसा ऑप्शन अब हमें चूज करना है कि कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 107 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किया जाता है? अब देखो, द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। तो गुरु कौन होगा? जो ट्रेनर होगा, यानी कि जो कोच होती हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण के संबंध में दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 108 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ओंगी जो है, ओंगी आपकी एक जनजाति है, वो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये हमसे पूछना चाहते हैं। तो ये लिटिल अंडमान की जनजाति है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। देखो, जो छिड़काव ड्रिप सिंचाई होती है ना, उसका उपयोग समतल भूमि के लिए कर सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा फायदा होता है इसका जो ऊंचा खाला होता है। ठीक है, समतल में तो हम सिंपल जो है, अगर समतल जगह है ना तो साधारण ट्यूबवेल से भी पानी लगाएं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको छोड़ देते हैं। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है, गलत बात है, जड़ों में जाता है सीधे सीधे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे जड़ों में जाता रहता है, तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम। और फोर्थ है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 110 है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें, वो कौन सा द्वीप है। ठीक है, मुंबई से 15 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप, ऐसा द्वीप जो है वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 111। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कहाँ, कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, शाम के गाने, सुबह के गाने, गीतांजलि या गोरा, तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अब इसके जो विकल्प दिए गए हैं ना, कि एक मिनट, पहला ऑप्शन है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए, राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने के लिए। तो जो आपका राजनीतिक मानचित्र होता है ना, उसका यही कार्य होता है, राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने के लिए। जो भी हम मैप देखते हैं ना, वो पॉलिटिकल मैप ही होता है, राजनीतिक मानचित्र ही होता है। यानी कि सेकंड का सेकंड होगा। अब सेकंड का सेकंड ए और डी में है। और इसके अलावा जो आपका थीमेटिक मानचित्र होता है वो सड़क वाला होता है। ठीक है, सड़क, वर्षा मानचित्र, वन उद्योगों के वितरण दर्शाने के लिए। तो सी का थर्ड, सी का थर्ड। ठीक है, सेकंड, बी का सेकंड ना, तो बी का सेकंड आपका सेकंड और फोर्थ है, और सी का थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो उच्चावच मानचित्र होते हैं वो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के वाले मानचित्र होते हैं, और जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं वो राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले होते हैं, और जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं वो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। देखो, नाम से ही समझ में आ जाएगा, केवल अपने परिवार के लिए, बाद बाकी उन्हें कुछ भी मतलब नहीं, मतलब उनका निर्वाह हो जाए, तो उस तरह की खेती को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। कोई फायदे के लिए नहीं, केवल परिवार का काम चल जाए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। ठीक है, वन एरिया बताना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, टाइगर वुड्स या सेरेना विलियम्स। तो टाइगर वुड्स जो हैं ये टेनिस खिलाड़ी नहीं है, बाद बाकी तीनों टेनिस खिलाड़ी हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन मानचित्र का घटक नहीं है। त्वरण, दिशा, दूरी, प्रतीक। तो दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तो मानचित्र में तीनों जरूरी होते हैं। इसके अलावा जो त्वरण है वो मानचित्र का घटक नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्वरण आपका उससे संबंधित होता है ना, स्पीड से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119 विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहला जो बौद्ध काल से, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बना है ना, बौद्ध काल से वो आवासीय विश्वविद्यालय अभी तक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय झंडा
में कौन कौन सा रंग है? सभी को पता होगा, नारंगी, सफ़ेद, हरा, यानी कि उपयुक्त सभी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मैथ्स के पोर्शन पर, मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन पर। तीस मिनट। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस के हिंट देंगे, उसके बाद आपको वीडियो रेक क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को चेक करना है। क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ये केवल 40 क्वेश्चन ही लगभग एक्सप्लेनेशन के साथ 1 घंटे में सॉल्व हो पाएंगे। तब वीडियो हो जाएगी 1.5 घंटे की, फिर उसको अपलोडिंग एडिटिंग वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए से बी तक यात्रा कर रहे हैं, उनकी चालों का अनुपात हमें दिया गया है 4:3। बी पर पहुंचने के लिए उनके समय का अनुपात, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि चाल और समय एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो समय का अनुपात हो जाएगा वो उनके अपान में हो जाएगा, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4, 3, 5 इनका गुणनफल, यानी कि जो है 4 3 12 पंचे 60, 60 से आपको सिंपल ऊपर गुणा कर सभी में गुणा करना है ना। तो जब 1/4 में 60 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे करके आपका ऑप्शन आ जाएगा 15:20:12, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब आपको हिंट मिल गई, इससे आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उतनी हिंट आपको मिल जाएगी। एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं का तार का बाड़ लगाना है, जहां 20 फुट लंबी एक भुजा बाड़ रहित होगी, यानी कि इस पर आपको तार नहीं लगाना, केवल 3 पर लगाना है। 20 फुट एक भुजा छोड़ देनी है जो 20 फुट है। यदि मैदान का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 680 वर्ग फीट, तो कितनी फीट लंबे तार की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखो इसमें क्या है, आपको एक भुजा दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, हमें पता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका अगर हम इसको सपोज चौड़ाई मान लें, ठीक है, लंबाई कुछ भी मान लें x, तो जब हम 20 से भाग देंगे ना, वो हमारी लंबाई आ जाएगी। और कितनी वैल्यू आएगी, 34। तो 34 लंबाई भी हो गई, क्योंकि अब तो सही है, 20 चौड़ाई 34 लंबाई। अब ये तार लगाएंगे ना, तो 20 वाली भुजा पर नहीं लगाएंगे, यानी कि 34 पर लगाएंगे, 34 पर लगाएंगे, एक 20 पे लगाएंगे, एक 20 छोड़ देंगे। तो टोटल तार कितना लगेगा, 34 2 बार ले लो, एक बार 20 ले लो, 34 दूना 68 और 20 10, 68 20 88 फीट। सिंपल सा है, फोर्थ ऑप्शन आ जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसको 15 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन एक साथ काम करते हैं, किए गए काम का भाग क्या होगा? देखो अगर ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग, और बी 15 दिन में, तो ये एक दिन में 1/15 भाग करेगा। अब इनके दोनों को हम जोड़ेंगे, 1/10 प्लस 1/15, ये कितना आएगा, 30 एलसीएम लेकर ये आपका 5/30 आ जाएगा, यानी कि 1/6 भाग एक दिन में आ जाएगा। 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5/6, 5 का गुणा करेंगे, तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 17.5 मीटर लंबे ऊंचा 5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। ठीक है, उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है? तो ये आपके दोनों समरूप त्रिभुज बनेंगे, यानी कि इसकी हाइट अपन इसकी छांव बराबर दूसरे की हाइट अपन दूसरे की छांव। तो 17.5/35 करेंगे, उसको x मान लो, x/36। तो यहाँ से आप x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेंगे कि x बराबर 17.5 गुणा 36/35, और आपकी वैल्यू 18 मीटर आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को a एवं b के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है, और a का हिस्सा 2400 है। तो कुल धनराशि क्या होगी? देखो 2400 a का हिस्सा है। अब आपने जब अनुपात बांटा ना था तो 4:3 था, तो a का कितना हो जाएगा, 4/7। मतलब अगर टोटल धनराशि x होती ना, तो x गुणा 4/7 बराबर था 2400। तो टोटल x कितनी आ जाएगी, 7 का गुणा करो, 4 का भाग कर दो, तो आपकी 4200 आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 छंग 24, 7 चक जो है 7 छंग 42। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात याद कीजिए। सिंपल सी बात है, जो है
लाभ हमें दिया गया है 4% और 6%, दोनों में क्रय मूल्य समान रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको हर बार में बदलना पड़ेगा। दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि जो प्रतिशत लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता है। तो इसमें आपका जो अनुपात आएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 52:53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 987 गुणा 273 प्लस 987 गुणा 722। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसा नहीं करना है कि इनका गुणा करके आपको जोड़ना है। ध्यान से देखो, आपको 987 तो दोनों में कॉमन है, जब कॉमन ले लेंगे तो 273 प्लस 727 बचेगा, और 273 727 हज़ार होता है। 927 में हज़ार का गुणा करेंगे, सिंपल 3 जीरो पीछे आ जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो सही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा। सही अभाज्य संख्याएं हों या अभाज्य हों, ठीक है, तो उनका जो लघुत्तम समावर्त होता है वो दोनों संख्याओं का गुणा ही होता है, और हमें गुणा दिया गया है 117, यानी कि लासा लघुत्तम समावर्त 2 जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 117। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 2, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि दी गई संख्या में भाग करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम ही निकालना है, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इसमें 70 से भाग देना है। मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, मैक्सिमम आपका 142 बार जाएगा, और वो संख्या कौन सी आएगी, 9940 आएगी। ठीक है, अब 9940 आई है, मतलब 9940 में जो है 2 का भी चला जाएगा भाग, 5 का भी, 7 का भी, समझ रहे हैं, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है उसमें भी भाग चला ही जाता है सिंपली। तो अब इसमें तो भाग चला जाएगा, हर स्थिति में 3 शेषफल आना चाहिए, तो बस आप 3 जोड़ लो, 9940 में 3 जोड़ेंगे तो 9943 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8। अब देखो इसमें सीरीज है, सिंपल क्या करना है, जैसे 1/5 गुणा 6 को हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, इसी तरह 1/6 गुणा 7 को हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। जब आप ऐसे करेंगे ना तो इसका सेकेंड टर्म से इसका फर्स्ट टर्म कट जाएगा। ठीक है, सेम टर्म आ रहे हैं ना, तो ये सीरीज में लास्ट में, मतलब पहले वाले का फर्स्ट टर्म बचेगा, सेकंड वाले का लास्ट टर्म बचेगा। 1/5 में से 1/10 घटाना है, तो आपका कितना, 1/10 आंसर आ जाएगा। 1/10 का मतलब है 0.1। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसका 3 ऊंचाई तक जाती है, 3/4 ऊंचाई तक जाती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में तय की गई दूरी, तय की गई ऊंचाई क्या होगी। देखो पहली बार में 32 मीटर से जो है छोड़ा जाता है, तो 3/4 तक जाएगी। 32 का 3/4 क्या होगा, 32 में 3/4 का गुणा करो, 4 8 32, 8 3 24 मीटर। ठीक है, अब 24 मीटर तो पहली बार में उछली, दूसरी बार में फिर पहुंचा है, फिर आप 24 में 3/4 का गुणा कर दो, तो 4 × 24 = 18। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नांकित आरेख में 2x + 15 का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो बाह्य कोण होता है ना, वो शेष दो अंतःकोणों का योग का बराबर होता है। यानी कि आप जो है इस x की वैल्यू निकालेंगे तो इनको आप सिंपली जोड़ देंगे, 105 आ जाएगा। x 105 आ गया तो 2x कितना, 2x + 15 कितना आएगा, 2 का गुणा करो, 210 में 15 जोड़ दो तो 225। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक परिवार में दादा दादी नाना नानी, एक परिवार में दादा दादी माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, माता पिता की 35, बच्चों की 8, परिवार की औसत उम्र, देखो औसत से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, अगर हम आपसे कहें दादा दादी की उम्रों का योग तो कितना हो जाएगा, 65 × 2। माता पिता की और जो आयु का योग, उम्रों का योग, तो ये 35 × 2 हो जाएगा। और इनका बच्चों का
जो एवरेज आयु है ना वो 8 है, लेकिन 3 बच्चे हैं तो 8 गुणा 3 हो जाएगा। मतलब 65 में आप 2 का गुणा करो, 35 में आप 2 का गुणा गुणा करो, 8 में 3 का गुणा करो और फिर इन सबको जोड़ो तो ये सभी की उम्रों का योग आ जाएगा। अपान में कितना करना है, 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 3 बच्चे, 2 2 4 3 7। तो जब आप इसमें सॉल्व करेंगे 1 मिनट तो ये आपका आएगा 224/7 और जब भाग देंगे तो 32 वर्ष आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाता है, हर को 8% कम किया जाता है, तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगी? ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, हाँ, आप भिन्न मान लीजिए x/y। अब इसके अंश को जब आप 15% बढ़ाएंगे, मतलब सीधा सा है 115/100 का गुणा करेंगे। ऐसे ही हर को 8% कम करेंगे, मतलब सीधा सा है कि 92/100 का गुणा करेंगे बाई में। तो ये आपकी जो है कितनी आ जाएगी, और इसको आप 45/48 के बराबर कर देंगे। x/y की वैल्यू आपकी 3/4 आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का करना है केवल, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि संख्या 34, अब यहाँ पर स्टार लगा दिया, 24 9 से पूरी तरह विभाजित है तो तारांकित स्थान पर अंक क्या आएगा? देखो, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, संख्या क्या, अंकों का योग 9 से चला जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो योग करेंगे, 4 3 7 2 9। अब इसको हटा देंगे, केवल 4 बचा। ठीक है, 4 में अगर 5 जोड़ें तो 9 हो जाएगा। बस यहाँ पर 5 आ जाए तो डिविजिबल हो जाएगी। जरूरी थोड़ी सबका 9 का योग करो, जहाँ पर 9 का योग आ जाए उसको हटा दो, फिर आगे तो जोड़ना करो। ठीक है, जोड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया गया है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। ठीक है, 1,85,966 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अधिक है का मतलब यही है कि अंतर ये दिया गया है। ठीक है, दोनों का अंतर। तो आप मान लो बड़ी संख्या x, छोटी y, तो x + y इनका योग ये है और x - y ये इनका अंतर है। बड़ी संख्या x मानेंगे, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो y कट जाएगा। मतलब यही है कि आप इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 का भाग कर दो, वही बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो 2,35,876 2,35,876 यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है, एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब 4 पेंसिल अगर 2 का 2 रुपये है तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 रुपये। हाँ, एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 2 बॉल पेन का कितना हो जाएगा? ये भी 4 रुपये, 4 4 8 रुपये। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल सा सवाल था। एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 50 है, टोटल टाइम 5 घंटा है। 5 × 10, 50/5 यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में 240 बालिकाएं हैं। बालिकाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बालिकाओं का प्रतिशत यानी कि बालिकाओं की संख्या अपान टोटल 600 × 100। ठीक है, तो आपको 6 यानी कि 40% सही आंसर आ जाना चाहिए। 19, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 6 मीटर लंबाई है तो चौड़ाई सिंपल कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, तभी तो गुणा 30 आएगा। 5 मीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2a³ - b³ + a³ + b² - 2b³ का योगफल क्या होगा? देखो, योगफल करना है, सिंपल प्लस लगाइए। अब सेम में जोड़ सकते हैं, मतलब 2a³ और a³ को हम जोड़ सकते हैं, 3a³ आ जाएगा। -b³ को -2b³ से जोड़ेंगे तो माइनस का 3b³ आएगा और ये बेचारा b² बचा रहेगा, क्योंकि क्यूब में हम स्क्वायर नहीं जोड़ सकते। तो सिंपल यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। नो, थर्ड, क्योंकि माइनस का 3b³ आएगा। 21 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो इसकी परिमिति यानी कि परिमाप या परिमिति या परिधि एक ही बात होती है। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई दी गई है, परिमाप आयत की क्या होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब पहले इन्हें जोड़ो फिर 2 का गुणा कर दो, 20 10 30 दूना 60। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 4,53,683 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो स्थानीय मान क्या होता है, 3 यहाँ पर है तो ये 3 का स्थानीय मान 3,000, इस 3 का केवल 3, 3,000 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2,997, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। संख्या ये हमें दी गई है 6,85,439.17 में 4 तथा 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। देखो 4 का स्थानीय मान है 400, 7 का स्थानीय मान है 0.07, ये डबल जीरो से इसका दशमलव बढ़ जाएगा, 7 चाकू 28, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 बजे प्रातः घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होता है। ठीक है, 9 बजा दीजिए, सिंपल, ये मिनट वाली जो है ये घंटे वाली, ये मिनट वाली, 90 अंश का कोण होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब निर्देश दिए गए हैं, जैसे सहवाग क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे ही गीता फोगाट किससे संबंधित हैं। तो गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर जिस तरह दवा से संबंधित है खिलाड़ी उसी तरह किससे संबंधित है। खेल से संबंधित हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए चित्र ए और बी का अध्ययन करें, इसी प्रकार का संबंध सी और डी में, ताकि प्रश्न चिन्ह के साथ संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आकृति में क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है ना, ए और बी में जो रिलेशन है, सी के साथ डी वाली हमें चूज करनी है। आकृतियाँ अभी हम आपको दिखाते हैं, सिंपली आप पहले समझ लीजिए कि, चलो दिखा देते हैं। ये हमें दी गई हैं। ठीक है, अब इनमें से एक हमें चूज करनी है। देखो अब ए और बी में रिलेशन क्या है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि मिरर क्या करता है, यहाँ पर अगर हम मिरर लगा दें ना तो इतनी ही डिस्टेंस रहेगी, मतलब इसको एक तरह से घुमा देगा। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है तो ये भी इसकी मिरर इमेज होगी, यानी कि ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, मतलब ये दो पैरेलल लाइन ही बनेंगी लेकिन ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि 6 + 3 बराबर 18 है और 12 - 2 6 है और 8 भाग 2 10 है, तो 8 - 2 भाग 3 कितना होगा। देखो 12 - 2 6 है। अब 12 - 2 माइनस की जगह पर क्या होना चाहिए, जो 6 आ जाए। 12 में अगर हम 2 का भाग दें तभी 6 आएगा, मतलब माइनस को इन्होंने कोड किया है भाग के रूप में। अब आपको भी वही करना है, माइनस की जगह पे भाग रखो। ठीक है, अब 2 8 में 2 का भाग 10 कभी आता ही नहीं, मतलब भाग की जगह पर अगर हम प्लस करने तो काम बन जाएगा 8 2 10, तो यहाँ पर भी प्लस रख दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 में 2 का 8 में भाग 4, 4 + 3 7, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21 27 32 36 39 कौन सा आएगा, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अब हम आपको बताते हैं। देखो 21 6 27 5 32 4 36 3 39, मतलब एक एक कम हो रहा है। ठीक है, जोड़ना पहली बार में 6 जुड़े, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, अब 2 जुड़ेंगे 41, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। 1/12/1991, मतलब यही है कि 1 दिसंबर 1991 को पहला रविवार है। दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कब होगा। अब पहला रविवार भाई 1 दिसंबर को है, तो पहला मंगलवार कितने को आएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, अब 3 दिसंबर को पहला आ गया, दूसरा कितने को आएगा 7 दिन और आगे बढ़ जाओ 10 को। ठीक है, तीसरा मंगलवार कितने दिन 17 को, और जो है तीसरा
17, 1 मिनट। जैसे देखो पहला मंगलवार 3 को, दूसरा 3 7, वो 7 3 3 7 10, दूसरा तीसरा 17 को आएगा। ठीक है, अब तीसरा 17 को क्या कह रहे हैं, को पहला रविवार था तो 2 3 को चौथा मंगलवार कब होगा। हाँ, हमसे चौथा मंगलवार पूछा गया है। देखो पहला मंगलवार 3 को है, दूसरा आएगा 3 7 10 को, तीसरा आएगा 10 7 17 को, चौथा कब आ जाएगा 17 7 24 को। ठीक है, 24 12 1991 को। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, अचानक 90 अंश दाहिने मुड़ गया, वो 21 दिशा की ओर देख रहा था। मतलब यहाँ पर है कर लेना, देख रहा है। अब किस दिशा में है, तो आपको सिंपल एक मैप बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं, संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। दक्षिण पूर्व यानी कि इस तरफ वो जा रहा था। अब 90 अंश दाहिने मुड़ गया, मतलब इस दिशा में मुड़ा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 अंश, तो यहाँ पर आ गया। अब वो किस दिशा में है, वेस्ट साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम में। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। देखो शरीर के अंदर मस्तिष्क भी होता है, फेफड़े भी होते हैं, लेकिन मस्तिष्क और फेफड़े का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम बाहर वाले गोले को शरीर कह दें, इसको मस्तिष्क कह दें, इसको फेफड़े कह दें। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रिंज को HTKRIK ही लिखा जाता है। ठीक है, इस कोड भाषा में WRIGST को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। देखो अगर हम फ्रिंज को देखें, जिससे आपका F कितने पे आता है 6 पे, R कितने पे आता है 18 को, ठीक है, I कितने पे आता है 9 को। अब इसी तरह इसमें अगर देखें कि 6 2 ये आता है H 8 नंबर पर। ठीक है, ऐसे ही T कितने पे आता है 20, तो 18 2 20, मतलब 2 2 जुड़ा है। अब यही पैटर्न आपको इसमें लगाना है। W आता है आपका 23 नंबर पर, 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 पे 22, केवल थर्ड ऑप्शन में ही 22 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अब सबसे पहला अक्षर देखें तो डी है। ठीक है, अब सबसे पहले अक्षर से नहीं कर सकते क्योंकि सभी में डी है। दूसरा देखें आई, आई सबसे पहले आता है, यानी कि पांचवा तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है ओ आर आता है बाद में। ठीक है, अब ओ पहले आता है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। ठीक है, तो सेकेंड में तो दोनों में ओ है, लेकिन इसके बाद इसमें डब्ल्यू है, फर्स्ट आ जाएगा। तो 5 1, इसके बाद 2 आ जाएगा। अब 3 और 4 की बात है तो डी आर तो सभी में है, ए इसमें पहले, यानी कि 4 3। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही ऑर्डर आप कर सकते हैं। 36 1 घंटे। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखो आयत आपसे पूछे गए हैं, अगर वो वर्ग भी आ जाए ना, वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट बिल्कुल ही नहीं करना है। तो हमें टोटल आयत जोड़ने हैं जो भी आ जाएं। ठीक है, जैसे पहला तो ये हो गया केवल इतना, दूसरा, ठीक है, तीसरा ये पूरा, इसके बाद चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये पूरा, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये पूरा। ठीक है, 10वां ये वाला और 11वां ये वाला। ठीक है, 12वां ये पूरा, मतलब टोटल इसमें 12 आयत हैं। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखो जो मिरर है वो क्या करता है, अपने इसके जो लंबवत है ना उसको समान दूरी पर रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब ये जहाँ पर भी ये काला वाला ब्लैक डिब्बा है वो इतनी दूरी पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपके स्क्वायर में ये वाला ब्लैक होगा। तो ये वाला ब्लैक देख लो केवल एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। ऐसे आपको मैं जो मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो समझने हैं। इसके बाद इसमें विषम युग्म हमें पहचानना है। ध्यान से आप अगर देखेंगे तो क्या है,
ये 11 के वर्ग प्लस 2, 11 के वर्ग 121 प्लस 2 123, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 27, 7 का वर्ग 49 और 3, ठीक है 49 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 13 का वर्ग 169 प्लस 2 171, सही है। तो चौथा बिल्कुल आपका विषम हो जाएगा 38 का फोर्थ। 39 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अब इस आपको पैटर्न को पहचानना है। इसमें कभी कभी सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह आपकी कैचिंग पावर पर डिपेंड करता है, आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो ये 6 चाकू 24 पांतियों 15 जोड़ेंगे तो 39, यही पैटर्न इसमें है, यही पैटर्न आपको इसमें लगाना है। 12 प्लस 56 तो 6 2 8 6 68, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब वो वर्ड नहीं बनाया जा सकेगा जो लेटर इसमें हो ही ना, जैसे केयर में ई आ गया, अभी तो इसमें है ही नहीं, तो केयर कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि सेकंड को नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व हुआ। अगर आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करेंगे, इससे एक अजीब तरह का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।